हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया था। उसके बाद मिडाइवल मतलब कि मध्यकालीन भारत, और आज से हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को। और ये सीरीज आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो आप लोग इसे स्किप नहीं करिएगा। यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि आप लोगों को सेशन ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, पहला चैप्टर। तो इसमें पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश रेजिडेंट है जिसकी रिपोर्ट पर फरवरी 1856 में अवध का विलय होता है। तो अवध का विलय होता है कर्नल आउट्रम की रिपोर्ट पर। कब होता है? 1856 में। ये डेट पूछी जाती है। और भारत में सहायक संधि की शुरुआत करता है लॉर्ड वेलेजली, और सहायक संधि के तहत ही अवध को भी मिला लिया जाता है। उसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी, इसने विलय या फिर हड़प नीति, ठीक है, इससे ब्रिटिश राज्य का विस्तार किया था। हड़प नीति क्या थी? इसमें जो प्राकृतिक उत्तराधिकारी यदि नहीं है तो उसके कारण जो उसका दत्तक पुत्र था उसको उत्तराधिकारी से वंचित करके जो राज्य थे उनको ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। इसमें सबसे पहले किया जाता है झांसी का विलय 1853 में, फिर उसके बाद नागपुर का 1854 में, एंड देन अवध का 1856 में। और अवध का किया जाता है कुशासन के आधार पर। और उसके बाद सतारा का किया जाता है, महाराष्ट्र में है सतारा, 1848 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है अर्नोल्ड टाइनबी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सिविलाइजेशन ऑफ ट्रायल, द वर्ल्ड एंड द वेस्ट, ये सभी अर्नोल्ड टाइनबी ने लिखी है, लेकिन डार्विनिज्म इन हिस्ट्री ये अर्नोल्ड टाइनबी ने नहीं लिखी है। और यदि हम बात करें डार्विनिज्म इन हिस्ट्री की, तो ये किसकी है? ये है चार्ल्स डार्विन की। मालाबार के किस शासक ने 1766 में मैसूर में होने वाले धावे को रोका था और डच तथा जो ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियां थी उनको नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार को अपनी शर्तों पर लागू किया था? तो ये हो जाएंगे वामा पलासी राजा। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो मुगल हैं उनको राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो ये कहा था लॉर्ड कैनिंग। तो 1803 से ही जो मुगल सम्राट था वो ब्रिटिशर्स के संरक्षण में आ गया था। और फिर जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड, इसने बादशाह को अपने दावे तथा अधिकार छोड़ने के लिए भी कहा था। और जो डलहौजी था इसने कहा कि सम्राट को लाल किले से हटने के लिए, और कहा कि जो बादशाह है उसकी उपाधि को भी छोड़ दिया जाए। और उसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग, इसने कहा कि जो बहादुर शाह है उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जो मुगल है उनको राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है उत्तर 18वीं शताब्दी के हैदराबादी शासन प्रणाली को संरक्षक आश्रित के संबंध के रूप में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो हैदराबाद राज्य था इसके अर्ध स्वायत्त शासकों को अपनी मर्जी से शासन चलाने की स्वतंत्रता की, और बदले में उन्हें निजाम को वार्षिक नजराना भी देना होता था। और हैदराबाद के संस्थापक होते हैं चिनकिलिच खां, जिसे मुगल बादशाह के द्वारा निजामुल मुल्क की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट है प्रमुख ट्रीटी है, तो इलाहाबाद और कड़ा की संधि होती है 16 अगस्त 1765 को, और उसके बाद होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 को। उसके बाद होती है वसई की संधि 31 दिसंबर 1802 को, वसई या फिर बसाइन की संधि। लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 को। नेक्स्ट है हड़प की नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन था? तो हो जाएगा अवध, क्योंकि अवध का विलय किया जाता है कुशासन के आधार पर, न कि हड़प के आधार पर। तो यदि हम बात करें हड़प के आधार पर किसका विलय किया जाता है, तो इसमें तो सबसे पहले होता है संभलपुर, ये सीक्वेंस में लगाने को आता है, फिर आता है जैतपुर, एंड देन बघाट आता है 1850 में, फिर आता है उदयपुर 1852 में, देन झांसी 1853, एंड देन नागपुर 1854, एंड सबसे पहले आता है सतारा 1848 में। और अवध का विलय करता है डलहौजी, किस आधार पर? कुशासन के आधार पर। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि उत्तर मध्यकाल के दौरान जो भारतवासी और यूरोपवासी थे इनके जो संबंध थे वो पारस्परिक व्यापारिक हित पर आधारित थे। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के बसने के बाद उसके परिवार और धर्म गुरुओं, चिकित्सकों तथा कलाकारों जैसे अन्य सामाजिक समूहों का भी आगमन होता है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है कंपनी के द्वारा जो निर्यात के लिए जो सामान खरीदने हेतु
प्रयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष ही निवेश कहलाता था। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ये यूरोप से क्या करते थे, महंगी वस्तुओं का अंतर प्रवाह 1765 के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया। तो इसके कथन भी सही है और दूसरा कारण भी सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। किसने करी थी, ये करी थी मीरान ने। नेक्स्ट है किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद रजा खान। तो इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, उसके बाद जो दीवानी कार्य थे उनके संचालन के लिए कंपनी ने डिप्टी दीवान नियुक्त किए थे और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को तथा बिहार के लिए राजा सीताब राय को उप दीवान भी नियुक्त किया था। नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि जो मुगल बादशाह बहादुर शाह है उनके जो उत्तराधिकारी है उनको लाल किला खाली करना पड़ेगा, तो ये कहा था 1849 AD में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है और उसके बाद उसका अंत होता है पेरिस की ट्रीटी से, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए सही है। तो यदि हम बात करें फर्स्ट कर्नाटक वॉर की, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का ही विस्तार था और इसकी पहल की जाती है अंग्रेजों की तरफ से। और कर्नाटक का युद्ध सेंट टोमे का युद्ध जो कि 1748 के लिए अधिक विख्यात है और ये कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा जाता है। और यूरोप में एक्सला शापेल की संधि होती है 1748 में और उसी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो जाता है, जिससे कर्नाटक का फर्स्ट वॉर भी समाप्त होता है। सेंट थोमे के युद्ध या फिर अड्यार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था, तो ये किया था डुप्लेक्स ने। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था, तो ये किया था सर हेनरी लॉरेंस को। नेक्स्ट है बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया गया तो समुद्र में आग लग जाएगी, तो ये कहा था अलीवर्दी खान ने। मुर्शीद कुली खां ये 1717 से लेकर 27 तक बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है 18वीं शताब्दी में और आगे चलकर अलीवर्दी खां भी बंगाल का एक नवाब बनता है। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी के काल में व्यपगत की नीति या फिर राज्य हड़प की नीति के कारण उसने राज्यों का विलय किया था ब्रिटिश राज्य में, जिसमें सबसे पहले करता सतारा का विलय 1848 में, फिर जैतपुर का 1849 में, झांसी का विलय 1853 में और नागपुर का 1854 में। भारतीय निर्यातों के भावी खरीदार ब्रिटिश शासनकाल में लंदन स्थित भारत सचिव को निम्नलिखित में से किसे खरीदने के लिए उसे पाउंड स्टर्लिंग भुगतान करते थे, तो ये काउंसिल बिल को। व्यपगत का सिद्धांत किस राज्य में लागू होता है 1852 में, तो ये होता है उदयपुर में। 1690 में जब जॉब चार्नक ने अंग्रेज कोठी की स्थापना की थी, तो ये कहाँ की थी, तो ये की थी सुतानाती में। तो फरवरी 1690 में कंपनी के जो अधिकारी थे जॉब चार्नक के नेतृत्व में और मुगल समझौता हो जाने पर जॉब चार्नक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है और 10 फरवरी 1691 को जॉब चार्नक ने सुतानाती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना करी थी। 1899 में ही बंगाल का सूबेदार होता अजीमुश शान। इसी की अनुमति के बाद जो कंपनी थे उसको 1200 रुपये देने पर सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकट की जमींदारी भी दे दी जाती है। और जॉब चार्नक ने ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव भी डाली थी। कौन द्वितीय अकाल आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो ये हो जाएंगे सर जेम्स लॉयल। तो प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष होते हैं रिचर्ड स्टेची और आयोग को नियुक्त करने वाला गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड लिटन। कब, 1880 में। द्वितीय के होते हैं सर जेम्स लॉयल और उस टाइम पे गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। कब, 1897 में। एंड थर्ड की बात करें तो सर एंटनी मैकडोनल होते हैं और गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड कर्जन। कब, वर्ष 1900 में। किस वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो ये होती है 1602 में। और भारत में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1605 में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। 1510 में किसने बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था, तो ये किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। किस प्रथा के तहत प्रत्येक एशियाई जहाज को पुर्तगालियों से पासपोर्ट लेना आवश्यक था, तो ये कर्टाज प्रथा के तहत। किसने केप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी, हो जाएगा वास्को डी गामा। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को पराजित किया था, तो ये किया था सर आयरकूट के नेतृत्व में।
नेक्स्ट है प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1824 में और इसका अंत होता है यानडूब की ट्रीटी से। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई प्रथम एंग्लो सिख वॉर से संबंधित नहीं थी? तो ये हो जाएगा चिलियावाला का युद्ध, मुदिकी का युद्ध, अलीवाल का युद्ध, सबराव का युद्ध, ये सभी फर्स्ट एंग्लो वॉर से संबंधित है। और चिलियावाला का युद्ध होता है 13 जनवरी 1849 को सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध के समय। निम्नलिखित में से किनके मध्य सुरजी अर्जन गांव की ट्रीटी होती है? तो ये होती है अंग्रेजों तथा सिंधियाज के बीच में। कब होती है? 30 दिसंबर 1803 को। नेक्स्ट है प्रमुख ट्रीटी है, तो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, मद्रास की संधि 1769 को, मंगलौर की संधि 1784 में और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में और क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का कार्यकाल होता है मई 1765 से लेकर फरवरी 1767 तक। लेकिन यदि हम बात करें इलाहाबाद की संधि की तो ये 1762 में नहीं, ये होती है 1765 में, तो इसका ऑप्शन डी गलत है। तो 1764 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना ने हराया था और अंग्रेजों की ओर से क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद में नवाब शुजाउद्दौला और पराजित मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि करी थी। निम्नलिखित में से किस किले को 1661 में पुर्तगाल के द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया जाता है? तो ये हो जाएगा बम्बई को। 6 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन था? तो ये हो जाएगा विशन राव आसोपा। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, और वॉरेन हेस्टिंग ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होता है। 1665 में निम्नलिखित में से किसने बंबई को अपने अधिकार में लिया था? तो ये हो जाएगा गैरोल्ड अंगियार। 1806 में राजघाट की संधि होती है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसके साथ होती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा होलकर के साथ होती है 7 जनवरी 1806 को। नेक्स्ट है सतारा का विलय ब्रिटिश राज्य में होता है 1848 में, नागपुर का 1854 में, झांसी का 1853 में तथा संबलपुर का 1849 में। नेक्स्ट है हड़प सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किसका रियासत में विलय नहीं किया जाता? तो इसमें अवध का नहीं होता है क्योंकि इसका होता है कुशासन के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी थी? तो ये हो जाएगी कोचीन, आज के केरल में है। तो भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी कोचीन थी और 1503 में ही पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं कन्नूर में 1505 में। और पुर्तगाली गवर्नर होता है अल्बुकर्क, इसने बीजापुर से गोवा को जीता और 1530 में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन के स्थान पर बनाता है गोवा को। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में, किसके टाइम पर? लॉर्ड लिटन के टाइम पर। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। भारतीय काउंसिल एक्ट आता है 1909 में, लॉर्ड मिंटो के टाइम पर। और रूरल एक्ट आता है 1919 में, लॉर्ड जेम्सफोर्ड के टाइम पर। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी डच बस्ती नहीं थी? तो ये माहे नहीं थी। भारत में डचों ने 1653 में चिंसूरा में, 1658 में बालासोर तथा नागीपट्टनम में अपने कारखाने स्थापित किए थे तथा माहे जो था ये मालाबार तट पर था और ये फ्रांसीसी बस्ती थी। फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया जाता है, तो ये लौटाया जाता है एक्सला शापेल की ट्रीटी के साथ 1748 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में गलत बताना है। 1609 में कैप्टन हॉकिंस ये सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में आया था। पहला बिल्कुल करेक्ट है। जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी लेकिन बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर मना भी कर दिया। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जब अंग्रेजों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया तब जहांगीर ने अंग्रेजों के हिम में फरमान भी जारी किया, तो तीसरा भी सही है। फोर्थ कह रहा है कि पुर्तगाली बेड़ा ये थॉमस रो के नेतृत्व में हराया जाता है। इसका फोर्थ ही गलत है क्योंकि ये थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में हराया जाता है, ना कि थॉमस रो के। तो इसका ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है बसाइन की संधि कौन से एंग्लो मराठा वार से संबंधित है? तो ये संबंधित है सेकेंड एंग्लो मराठा वार से। ये होती कब है? ये होती है 1802 में। 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलचली ने किसे बैठाया था? तो ये बैठाया था कृष्णराज को। तो टीपू ने 1799 में श्रीरंगपट्टनम दुर्ग पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है और अंग्रेजों ने
रंगपट्टनम पर अधिकार किया तथा मैसूर राज्य को वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाकर अपने संरक्षण में लिया। नेक्स्ट है, सालबाई संधि के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। सालबाई संधि होती कब है? 17 मई 1782 को। किसके किसके बीच में? मराठास तथा अंग्रेजों के बीच में। ये संधि इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संधि से अगले 20 वर्षों तक मराठा और अंग्रेजों के बीच शांति बनी रहती है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया जाता है। कब किया जाता है? 1905 में किया जाता है। इसको रद्द कौन करता है? ये करता है लॉर्ड हार्डिंग। कब? 12 दिसंबर 1911 को। डेनमार्क में भारतीय व्यापार के लिए 1620 में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था? तो ये किया था तंजौर में। निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम और मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि करी थी? तो ये करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता कब है? ये होता है 1790 से 92 में। इसके पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजाम तथा मराठों की जो टीपू विरोधी भावना थी उनसे प्रेरित होकर उसने ही 1790 में टीपू के विरुद्ध ही त्रिदलीय संगठन का निर्माण किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसी युद्ध में कॉर्नवालिस ने कहा था कि अपने साथियों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक संधि के बारे में सही नहीं है? पहला कह रहा है कि जो सहायक संधि थी ये ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम थी। पहला बिल्कुल सही है। जो सहायक संधि थी ये अंग्रेजों तथा देसी राजाओं के मध्य हुई थी। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जो देसी राजा थे उन्होंने अंग्रेज राजदूत मतलब कि जो रेजिडेंट थे उनको अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी थी। ऐसा गलत है, उनको अनुमति थी रहने की। तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है और इसमें गलत ही पूछा है। और फोर्थ कह रहा है कि देसी राजाओं ने उनके राज्य में रहने वाली अंग्रेजी सेना का व्यय भी उठाना स्वीकार किया था इस जो सहायक संधि थी उसके तहत। तो इसके डी भी सही है, इसका केवल गलत है सी। और सहायक संधि भारत में लागू कौन करता है? वो करता है लॉर्ड विलियम वेलेजली। नेक्स्ट है, दक्कन की किस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था? तो उसने बीजापुर से। उसने किसने? पुर्तगाली था कौन? अल्बुकर्क। ठीक है, उसने गोवा को लिया था। किससे लिया था? बीजापुर से छीना था। तो अल्बुकर्क ये 1509 में भारत में वायसराय नियुक्त किया जाता है। ये पुर्तगाली वायसराय था और ये पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसने क्या किया कि 1509 में वायसराय बनता है। जस्ट उसके एक साल बाद क्या किया कि बीजापुर का शासक होता है आदिल शाह यूसुफ, उससे गोवा को छीना और उसे पुर्तगाली व्यापारी केंद्र की राजधानी बनाता है गोवा को। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध था जो कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल है वियना। ये होता कब है? फर्स्ट कर्नाटक वॉर। तो ये होता है 1748 में। और इसका अंत किससे होता है? ये एक्सला शापेल की संधि से इसका अंत होता है। और जो कर्नाटक वॉर होता है इसमें पौंडुचेरी के गवर्नर होते हैं डुप्ले और उन्हीं के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत होती है। जो दलदली स्थित सुल्तानाती था इसमें 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी थी? ये रखी थी जॉर्ज चॉर्नॉक। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मद्रास का कौन सा गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मैंगलोर की संधि करी थी? तो हो जाएगा लॉर्ड मैकार्टनी। तो मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान तथा मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी के मध्य होती है 1784 में। एलिफिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? तो ये बम्बई का गवर्नर था। डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था पुलिकट तमिलनाडु में। तो डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में तथा 1616 में सूरत में और 1645 में कराईकल में, 1653 में चिनसुरा, 1658 में कासिम बाजार और 1663 में कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। और पुलिकट ये डचों का हेडक्वार्टर था। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करने के लिए जो हुगली था वहाँ पे अपना बेस बनाया था? ये बनाया था पुर्तगीज ने। और बंगाल का शासक होता है महमूद शाह। इसी के द्वारा 1534 में पुर्तगालियों को चटगांव जो कि कलकत्ता में है मतलब बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेता है। नेक्स्ट है, पुर्तगाली पणजी मतलब गोवा में 1510 में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। डच मसूलीपट्टनम में 1605 में, ब्रिटिशर्स मद्रास में 1639 में तथा फ्रांसीसी पौंडीचेरी में 1673 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं।
किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित होता है? तो ये होता है 1687 में। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो ये हो जाएगी हुगली। किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के रूप में भी जानते हैं? तो ये हो जाएगा फर्स्ट कर्नाटक वॉर। ये हम लोग 2-3 बार इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है बनिस्बत बकरा की भांति पूरी उम्र जीने से? तो ये कहा था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान क्या कहता था कि बकरे की तरह पूरी उम्र जीने से अच्छा है कि एक दिन जियो लेकिन शेर की तरह जियो। निम्नलिखित में से किसने 4 परिधीय न्यायालय मतलब कि सर्किट कोर्ट्स को आरंभ किया था, जिनमें 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए था? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यदि हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो ये 1786 से लेकर 93 तक फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल था। इसी ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी और भारत में सिविल सेवा आरंभ करने का श्रेय भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का पहला नवाब था? तो ये हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। और औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को 1701 में बंगाल का सूबेदार बनाया। फर्रुखसियर ने 1719 में इसे मतलब मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा की भी सूबेदारी दी, लेकिन मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करी और मुर्शीद कुली खां ये बंगाल का पहला नवाब बनता है। इसके बाद कौन आता है? आता है अलीवर्दी खां, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो वायसराय साहित्यकार होने के नाते साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ये भारत का वायसराय था कब से कब तक? 1876 से लेकर 80 तक। और इसी ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। लॉर्ड वेलेजरी ने किसको अपने दूत के रूप में ईरान के शाह दरबार में भेजा था? तो ये भेजा था मेहंदी अली खां को। वेलेजरी 1798 से लेकर 1805 तक भारत में था और भारत में शांति की नीति को छोड़कर इसने केवल युद्ध नीति का ही पालन किया था। और इसी ने 1799 में मेहंदी अली खान नामक दूत को ईरान के शाह के दरबार में भेजा था और नवंबर 1800 में एक और राजदूत जॉन मेलकम को बहुमूल्य उपहार लेकर ईरान भेजता है। भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? तो ये क्या था? कोचीन में। हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब होता है? तो ये होता है 22 अक्टूबर 1764 को। किसके किसके बीच में? मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला, बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना व अंग्रेजों के बीच। और इसमें विजय किसकी होती है? इसमें होती है अंग्रेजों की। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो दक्षिण भारत था यहाँ पे पहला ब्रिटिश कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित था? तो ये था मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट है सालबाई की ट्रीटी होती है 1782 में। इसी के प्रावधान के बारे में कौन सा एक सही है? जो सालसेट और एलिफेंटा थे ये अंग्रेजों के पास रहते हैं अकॉर्डिंग टू सालबाई ट्रीटी। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट है कार्टेज क्या थे? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा जो इंडियन ओशियन है वहाँ पे जहाज़ों को जारी किए गए आज्ञा पत्र थे कार्टेज। नेक्स्ट है जो बंगाल का सूबेदार था जिसकी आज्ञा से फ्रांसीसियों ने 1673 में चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित करी थी, तो वो कौन था? ये था शाइस्ता खां। और बंगाल का मुगल सूबेदार था शाइस्ता खां 1673 से लेकर 74 तक। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगालियों की बस्ती का पहला गवर्नर कौन था? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये कब से कब तक था? तो ये था 1505 से लेकर 9 तक। और इसने पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, शांत जल की नीति। और 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है और ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये 1509 से लेकर 15 तक पुर्तगाल का गवर्नर था। और उसके बाद आता है नीनो डी कूना, कब से? 1529 से लेकर 38 तक। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी। इसे किसने अंजाम दिया था? तो ये हो जाएगा मार्किस ऑफ रिपन। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था? 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर का अंग्रेजी राज्य में विलय किया था, लेकिन इसे रिपन ने वापस कर दिया था। किस व्यवस्था या फिर बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेश और रक्षा मामलों के अधिकार खो बैठे थे? तो ये सहायक संधि के प्रणाली के तहत। नेक्स्ट है फ्रांसिस कैरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो ये लगाई थी 1667 में। और 1668 में फ्रांसिस कैरो ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री लगाई थी। 1669 में मरकारा ने
गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी। नेक्स्ट है सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शनी कार्यक्रमों पर कड़ा राजकीय नियंत्रण लगाने वाले द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1876 में। नेक्स्ट है फर्स्ट एंग्लो वर्मा युद्ध कब होता है? 1824 से लेके 26 तक। उसके बाद कौन सी ट्रीटी होती है? ये होती है यानडूप की ट्रीटी। नेक्स्ट है यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 63 तक चलता है। उसी के फलस्वरूप भारत स्थित जो फ्रांसीसी और ब्रिटेनी बस्तियां थी उनके बीच भी खुली शत्रुता होती है और दक्षिण में डुप्ले और बुसी की प्राप्तियों को 1760 से लेकर 61 में तहस नहस कर दिया गया। तो भारत में फ्रांसीसी परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन का प्रावधान किस ट्रीटी से होता है? तो ये होता है पेरिस की ट्रीटी से। और पेरिस की ट्रीटी होती कब है? ये होती है 1763 में। नेक्स्ट है सरकारी अभिलेखों के संबंध में जो कंसल्टेशन थे ये क्या थे? तो ये बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार थे। नेक्स्ट है इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था? तो ये माना था लॉर्ड विलियम वेलेस्ली। ये भारत का गवर्नर जनरल था। कब से कब तक? 1798 से लेकर 1805 तक। कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होता? तो हो जाएगा सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है 1780 से लेकर 84 तक और ये 1784 में मैंगलोर की ट्रीटी के साथ समाप्त होता है। डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? तो वो किया गया था मांडवा, कोलाबा और जालौर तथा सूरत, इन सभी पर। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता? हो जाएगा ब्लूमफील्ड फुलर। किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था? तो ये क्या था? रिपन ने। और इसे लगाया कौन था? लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में शामिल होता है? तो हो जाएगा निजाम अली। तो हैदराबाद के निजाम होते हैं, इन्होंने 1798 में सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करी थी। फिर उसके बाद मैसूर ने 1799 में, देन तंजौर ने भी 1799 में, पेशवा ने 1801, भोसले 1803 तथा सिंधिया 1804 में। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा जो देसी रियासत थी उनके साथ की गई ट्रीटी थी। तो हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि होती है 1798 में, असाई की संधि होती है 1803 में, राजापुरा घाट की संधि होती है 1804 में तथा लाहौर की संधि होती है 1846 में। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना कब होती है? 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में होती है। ब्लैक होल मतलब कि काल कोठरी घटना को किसने सनसनी बना दिया था? ब्लैक होल की घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था? तो ये हो जाएगा वाटसन। तो ब्लैक होल की घटना होती कब है? 20 जून 1756 को। ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम में घटित होती है। नेक्स्ट है कलकत्ता के फोर्ट विलियम का पहला सभापति कौन था? तो हो जाएगा चार्ल्स आयर। और 1700 में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था जो कि 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन यह कह रहा है कि बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतया स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया था। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है क्योंकि जो कंपनी था उसने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया था। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। 1661 में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का गवर्नर था? तो हो जाएगा फ्रॉक्सक्राफ्ट। 1767 से लेकर 69 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? तो यह जाएगा लॉर्ड वेरेलेस्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 में बसाइन की संधि पर हस्ताक्षर होते हैं? तो हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा मॉरिक्विस ऑफ वेलेजली के बीच में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था? तो हो जाएगा फ्रांसिस डे। तो 1599 में कुछ व्यापारियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया और 1639 में फ्रांसिस डे, ये अंग्रेज था, इसको चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त होता है और यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की भी स्थापना करी और 1641 में कोरोमंडल जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पर कोरोमंडल के तट पर सेंट जॉर्ज कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि जो अंग्रेज थे इन्होंने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया। बिल्कुल सही है। प्लासी की लड़ाई होती कब है? 1757 में। कारण यह था क्योंकि जो प्लासी की लड़ाई थी इसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक पैर रखने का अवसर दिया, इसलिए
कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को बिना किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो ये हुगली नहीं था। डचों का केंद्र था मसूलीपट्टनम, बालासोर तथा कराईकल। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा दिया था। कथन बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचते थे, तो इसका नहीं, कारण गलत है। इसका सिर्फ और सिर्फ कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था? तो ये हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? तो ये हो जाएगी कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के द्वारा हस्तगत बंबई पर पूर्वाधिकार किसका था? तो ये पुर्तगीज का था। नेक्स्ट है, ब्लैक होल की दुर्घटना कब होती है? ये होती है 20 जून 1756 को। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए भारत आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर उसके बाद आते हैं डच, फिर अंग्रेज एंड देन फ्रांसीसी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यदि हम यूरोपियों को भारत में आने का क्रम की बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं पुर्तगीज, फिर उसके बाद कौन आते हैं? डच, फिर इंग्लिश मतलब कि अंग्रेज आते हैं, फिर उसके बाद भी आते हैं डेनिश, ठीक है, एंड देन आते हैं फ्रांसीसी। तो इसको हम याद रख सकते हैं PDEDF, ठीक है, PDEDF। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि सिराजुद्दौला को एक बहुत छोटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त किया था। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि वह हिंदुओं की सहायता न प्राप्त कर सका था, इसीलिए नहीं, उसे हिंदुओं की सहायता मिली थी, उसके बाद भी सिराजुद्दौला पराजित होता है। तो इसका कारण गलत है, लेकिन कथन सही है। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो वो हराया था सिराजुद्दौला को। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो हो जाएगा टीपू सुल्तान। और इसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब 1794 में स्थापना की और उसका सदस्य बना। और उसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। यहीं पर उसने फ्रांस तथा मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा था टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली व्यापार शुरुआत होती है 1503 से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 से, एंड देन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में, एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। नेक्स्ट है, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में होता है? तो ये होता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर। नेक्स्ट है, जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? तो हो जाएगा मीर जाफर। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो ये की थी 17 मई 1498 को। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी कि दुगना भत्ता दिया गया था? तो ये दिया गया था मीर जाफर को। पौंडीचेरी स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था मार्टिन के द्वारा। पौंडीचेरी की स्थापना 1673 में फ्रैंको मार्टिन तथा वेलांगर दी लेस्पिने ने की थी। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता? तो हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और विलेज अली ने नागरिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था, तो वो हो जाएगा पुर्तगाली। तो पहला पुर्तगाली और यूरोपीय यात्री था वास्को डी गामा, जो कि 90 डेज की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 को कलिकट भारत आता है और कलिकट के शासक जमोरी ने उसका स्वागत किया था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ होती है? तो ये होती है मद्रास में। किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? तो ये किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वो कौन था? तो वो था वॉटसन। बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित होता है, तो हो जाएगा शुजाउद्दौला। और 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया था बक्सर के युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया था? तो यह बनाया था वॉरेन हेस्टिंग को।
नेक्स्ट है, वह कौन सी संधि थी जिससे 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति बनी रहती है? तो हो जाएगी सालबाई ट्रीटी। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया था? तो ये किया था 2 जनवरी 1757 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान कब जारी होता है? तो ये होता है 1632 में। और 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को ये सुनहरा फरमान जारी किया था, जिसका उद्देश्य था कि 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्रदान करना। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट है कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, और ये लॉर्ड वेलेजली का है। उसने यह किस एंग्लो मैसूर वार के बारे में कहा है? तो ये कहा है 4th एंग्लो मैसूर वॉर। नेक्स्ट है, बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों द्वारा प्राप्त हुआ था, ये हुआ था 1717 ईस्वी में। तो बात करें फरुखसियर की, तो जो फरुखसियर था उसे एक संघातिक बीमारी होती है जिसे विलियम हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर ने छुटकारा दिलाया था। इसी से वो खुश होकर उसने क्या किया कि 1717 में एक शाही फरमान जारी कर दिया। इसके अनुसार 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसको सिर्फ साल में एक बार 3000 रुपये देने थे, और उसके बाद वो बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकती थी पूरे साल। मार्च सन 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है? तो ये होती है डच संयुक्त कंपनी। पुर्तगाली और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ कब होता है? तो ये होता है 1498 में। बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1772 में। तो बंगाल में द्वैध शासन शुरू होता है 1765 के द्वारा, तथा वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में से समाप्त किया था। नेक्स्ट है, प्रमुख घटनाक्रम है और उनको बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध 1757 में। फिर उसके बाद होता है वांडीवाश का युद्ध 1760 में, एंड देन बक्सर का युद्ध 1764 में। नेक्स्ट है, 1757 में सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था? तो ये किया था लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में। ब्लैक होल की घटना कहाँ होती है? तो ये होती है कलकत्ता में। सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे? तो वो दिए थे बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। नेक्स्ट है, जो बम्बई था उसको दहेज में किसे मिला था? तो वो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था। तो जो ब्रिटिश सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनको दहेज में मिलता है बम्बई। ठीक है, तो 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है चार्ल्स सेकंड से, और इसी विवाह में पुर्तगालियों ने क्या किया? बम्बई को दहेज में दे दिया। ठीक है, भारत आए और भारत की ही जगह को, भारत के शहर को उन्होंने दूसरे को दहेज में दे दिया। कर्नाटक युद्ध हुए थे तो ये अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो स्पेन का 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार भी होता है, अंग्रेज और डच नौसैनिक शक्ति का उदय भी होता है, औरंगजेब की व्यापार विरोधी नीतियां भी थी, लेकिन भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पुर्तगाली सत्ता का पतन का कारण नहीं बनता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो अवध के अंग्रेजी राजे थे उसमें विलय के समय वहां का नवाब कौन था? तो हो जाएगा नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है, चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का तात्कालिक कारण क्या था? तो हो जाएगा टीपू के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार न करना, और इसी वॉर में 4 मई 1799 को टीपू मारा जाता है लड़ते हुए। 1717 के फरमान के द्वारा, जिसे जारी किया था फर्रुखसियर ने, अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिलती है? तो उन्हें 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार की सुविधा मिलती है। बिल्कुल सही है, कोई अतिरिक्त चुंगी देने की भी आवश्यकता नहीं थी। कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त जमीन लेने की भी अनुमति मिलती है उन्हें। 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था फरमान में, तो इसका ऑप्शन डी गलत है, बाकी सही है। और साथ ही उस फरमान के द्वारा सूरत में 10,000 रुपये के वार्षिक देने पर कंपनी के जो समस्त व्यापार थे उनको आयात और निर्यात कर से भी मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, जो अमृतसर की संधि है वो रंजीत सिंह ने करी थी, ये सर चार्ल्स मिटकाफ से करी थी। अमृतसर की संधि होती कब है? 25 अप्रैल 1809 को। किस फ्रांसीसी ने 1673 में पौंडीचेरी की नींव रखी थी? ये रखी थी फ्रैंको मार्टिन ने। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, भारतीय तरीकों में सुधार के लिए कॉर्नवालिस के द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना किसने की है? तो ये की है जेम्स मिल ने। भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में शामिल होता है? तो ये हो जाएंगे हैदराबाद के निजाम।
श्रीरंगपट्टनम की संधि ब्रिटिश व किसके बीच में होती है? तो ये होती है टीपू सुल्तान के बीच में। कब होती है? 1792 में। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। डलहौजी ये अवध का विलय करता है 1856 में। लॉर्ड एलनबरो के टाइम पर होता है सिंध का विजय। लॉर्ड एलनबरो के टाइम पर होता है सिंध का विलय तथा लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पर होता है तृतीय एंग्लो मराठा वॉर। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था? तो ये भेजा गया था वॉटसन को। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है सूरत में। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण पर कब? 16 जून 1756 के समय। वहाँ का गवर्नर कौन था? तो हो जाएगा ड्रेक। निम्नलिखित में से किसने फर्रुखसियर के फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया था? तो हो जाएंगे ओरमस। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच में होती है? तो ये होती है टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। कब होती है? 1792 में। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार की थी? तो ये की थी 1765 में और तभी इसने द्वैध शासन लागू किया था। नेक्स्ट है डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल कौन सिद्ध होती है? तो वो हो जाएगा उसका अवध पर अधिग्रहण। किसने 1771 में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की थी? तो हो जाएंगे महाजी सिंधिया। कौन अवध के नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत को रखने को राजी होते हैं? तो हो जाएंगे शुजाउद्दौला। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित होते हैं तो इसमें किसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ये की थी लाल सिंह ने। तो लॉर्ड हॉर्डिंग्स के टाइम पर होता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से लेकर 46 के बीच में। और इसमें सिखों की पराजय का मूल कारण होता है उनके सरदारों का स्वार्थी तथा गद्दारी होना। नेक्स्ट है सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो ये अहस्तक्षेप की नीति के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो ये होती है रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम के बीच में। कब होती है? 1765 में। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के बारे में सही नहीं है? 23 जून 1757 को प्रातः यह युद्ध आरंभ होता है और इसका अंत भी उसी दिन होता है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में भी बुलाया था। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि नवाब के तोप खाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में होती है। इसका सी गलत है क्योंकि ये युद्ध के आरंभ में नहीं उसके बाद होती है, तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है और इसमें गलत ही पूछा है। फोर्थ कह रहा है कि 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलावित हो जाते हैं, तो इसका चौथा भी सही है, इसका केवल सी गलत है। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय के सुधारों में उसका सलाहकार था? तो हो जाएगा सर विलियम जोन्स। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था तो फतेह हैदर नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्लासी के युद्ध के समय कौन था? सिराजुद्दौला था। हेक्टर मुनरो के टाइम पर होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। लॉर्ड वेलेजली के टाइम पर होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, लेकिन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था। तो ये कौन था? ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, तो इसका ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों के मध्य होता है? तो होता है 1775 से लेकर 82 में। और 1775 में रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच होती है सूरत की संधि और उसी के फलस्वरूप ये आंग्ल मराठा युद्ध होता है तथा अंग्रेजों और मराठाओं के बीच द्वितीय युद्ध होता है 1803 से लेकर 5 में। तृतीय होता है 1817 से 18 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन थे? तो उसमें थे मीर जाफर तथा अमीर चंद। नेक्स्ट है आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित संधियां दी गई हैं जिसमें सबसे पहले आएगी बसाइन की संधि। ये कब होती है? ये होती है 1802 में। फिर उसके बाद होती है देवगांव की संधि 1803 में। कब? 17 दिसंबर 1803 में। और उसके बाद होती है अर्जुन गांव की संधि 1803 में ही होती है, लेकिन ये होती है 30 दिसंबर को। तो इसमें सबसे पहले आएगा 3, फिर 2, फिर 1। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले कौन दो थे? तो ये हो जाएंगे मीर जाफर तथा राय दुर्लभ।
सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो हो जाएंगे वो कहते थे हमें भूभाग नहीं, हम व्यापार करने आए, और ये आरंभिक नारे की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि 1765 से लेकर 72 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? तो ये कहा है कि हम पडिक्कर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी तथा बंगाली भाषा का जानकार था? तो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था? तो हो जाएगा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो वो यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की रक्षा करना। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आती है? तो ये आती है 1700 में। 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो हो जाएगा मेजर हेक्टर मुनरो। रणजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन थे? तो हो जाएंगे दीनानाथ। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह होता है? तो ये होता है रिपन के टाइम पर। रिपन 1880 से लेकर 84 तक भारत में थे, और श्वेत विद्रोह का कारण क्या था? इल्बर्ट विधेयक। और इल्बर्ट विधेयक क्या था? तो इसमें भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमों को सुनने का अधिकार दिया जाता है। किसके काल में ब्लैक होल की घटना होती है? तो ये होती है सिराजुद्दौला के टाइम पर। निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी? तो ये जो हो जाएंगे मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से पहली बार किसने स्वीकार किया था कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय विश्वासघात की विजय थी? तो ये ना ही क्लाइव, ना ही वेंसीटाट, ना ही हेक्टर मुनरो ने कहा था। इनमें से किसी ने भी नहीं कहा था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। तो प्लासी के युद्ध के संबंध में जो परिणाम थे उसमें मेल्सन ने कहा था कि इतना तात्कालिक, अस्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ है, और इस युद्ध की विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली थी। किसने कहा था? मेल्सन ने। अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर होते हैं? ये होते हैं फरवरी 1757 को। नेक्स्ट है, राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो ये क्या था? शाह सुजा से। 1831 एडी में बालाकोट का युद्ध निम्नलिखित सेनाओं के मध्य होता है? तो ये हो जाएगा राजा रणजीत सिंह तथा सैयद अहमद राय बरेलवी के मध्य में। नेक्स्ट है, वॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 में होता है किसके किसके बीच में? तो ये होता है ब्रिटिश तथा फ्रांसीसियों के बीच में। किस संधि के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिलते हैं? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। कब होती है? अगस्त 1765 में। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब होता है? 1790 से लेकर 92 के बीच में तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध। निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाइन की संधि की थी? तो ये हो जाएंगे बाजीराव द्वितीय। 1782 में मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो ये की गई थी सिंधिया के आग्रह पर। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी? तो ये हो जाएंगे होलकर। किस मुगल सूबेदार ने 1698 में अंग्रेजों को सूता नदी, कालीघाट तथा गोविंदपुरा की जमींदारी दी थी? तो हो जाएंगे अजीम उस शान। नेक्स्ट है, सालबाई की ट्रीटी कब होती है? ये होती है 17 मई 1782। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था। कब? 1717 में। किसने दिया था? फर्रुखशर ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है किससे? तो ये होती है मंगलौर की ट्रीटी से। होती कब है ये? तो ये होती है 1784 में। तो हम लोगों ने इस वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड जितने भी MCQ बन सकते हैं उनको डिस्कस किया है, और ये आपके आने वाले TGT, PGT सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।